जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वाईएस कोचिंग क्लासेस सिलेक्शन नगरी में। कल हम लोगों ने इकाई अंक ज्ञात करने की विधि को समझा। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी भी व्यंजक में दिए हुए गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करना। किसी भी व्यंजक में दिए हुए गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात करने के लिए लोअर लेवल से सवाल लेके बिगिनर लेवल से सवाल से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक के सवाल को हम समझेंगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए, ट्रिक के मेथड को समझते हुए सारे के सारे प्रश्नों को हम समझेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से बने रहिएगा, लास्ट तक ध्यान देते हैं प्रश्नों पर। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने लिखा हुआ है 10 के पावर 7 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे। अगला प्रश्न लिखा है 14 के पावर 13 के कुल कितने गुणनखंड हो पाएंगे। इन सवालों को समझने के पहले, इनसे एडवांस लेवल के सवालों को समझने के पहले हम ध्यान देंगे कि इनका बेसिक लेवल क्या है, आखिर इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। आपने कहा मेन कॉन्सेप्ट इनका ये है। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक प्रश्न ले लिया। मैंने कहा एक संख्या है 12। इस 12 नाम के संख्या को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है। किसी संख्या को तोड़ने के लिए यदि आपको गुणनखंड ज्ञात करना है तो संख्या को तोड़ने के लिए मुख्य बात है कि इनको तोड़ना हमेशा अभाज्य गुणनखंडों में है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसके केवल 2 गुणज होते हैं, वह संख्या होती है। सबसे छोटी बात संख्या होती है 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19। इस तरीके से अभाज्य संख्याएं होती हैं। और जब भी हम इनको तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे। और आपने कहा अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे तो इनको कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो आपने कहा इसके यानी 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? आपने कहा 1, 2 और 3। आपने कहा गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है। आपसे कहा गया 36 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। आपने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 36 को आप कहेंगे 9 गुणे 4, 9 गुणे 4 कहेंगे। लेकिन आपने कहा चूंकि 9 अभाज्य नहीं है और न ही 4 अभाज्य है, इनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। आपने कहा 9 को हम तोड़ेंगे 3 गुणे 3 में और 4 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 में। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस 36 के कुल 1, 2, 3 और 4 गुणनखंड हैं और 36 के हमने 4 गुणनखंड सामने लिख लिए। अगला एक प्रश्न लेते हैं हमने कहा 45 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। आपने कहा 45 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 5। आपने कहा 5 ये अभाज्य संख्या है लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 एक भाज्य संख्या है। और गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमको अभाज्य संख्या में तोड़ना अति अनिवार्य है। आपने कहा अभाज्य संख्या में तोड़ना है तो इस 3 को तोड़ सकते, 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3 और गुणे 5 को इस तरीके से लिख देंगे। और आपने कहा कि अब हम बता सकते हैं कि 45 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3। कुल मिलाकर कितने हो गए? 3 हो गए। तो गुणनखंडों का तात्पर्य इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि 12 के गुणनखंड 3 हैं, 36 के हैं 4, 45 के हैं 3। इससे एक बात और स्पष्ट होता है कि जो बड़ी संख्या है उसके गुणनखंड ज्यादा होंगे। ऐसी मिथ्या बिल्कुल गलत है। आपने कहा 36 के 4 है जबकि 45 के 3 है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम लोगों ने बेसिक समझ लीजिए। अब ध्यान देंगे कि आखिर सवालों को हम कैसे करेंगे। सवालों की तरफ आगे बढ़ने के लिए अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर 7 के कुल कितने गुणनखंड हैं। आपने कहा 10 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, 10 एक भाज्य संख्या है। जब 10 भाज्य संख्या है तो सबसे पहले उसको अभाज्य संख्या के रूप में हम तोड़ेंगे। और आपने कहा जब हम अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे तो यह बन जाएगा 2 गुणे 5 के पावर 7। जब 2 गुणे 5 के पावर 7 बनेगा तो आपने कहा 2 के पावर 7 और गुणे 5 के पावर 7, 2 के पावर 7 और गुणे 5 के पावर 7। आपने कहा आधार हमारा अभाज्य बन गया। 2 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। और आपने कहा जब हमको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो घातों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 7 + 7 बराबर क्या हो जाएगा? 14। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 14। 10 के पावर 7 में कुल कितने गुणनखंड हैं? आपने कहा 14 गुणनखंड हैं।
अगला प्रश्न ध्यान देंगे, 14 के पावर 13। आपने कहा 14 क्या अभाज्य संख्या है? आपने कहा नहीं, 14 अभाज्य संख्या नहीं, 14 भाज्य संख्या है, तो उसको हम अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे। 14 को अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? 2 के पावर 7, 2 गुणे 7 के पावर 13। अब इस 2 गुणे 7 की पावर 13 को हम लिखेंगे 2 के पावर 13 गुणे 7 के पावर 13। जब हम ऐसा लिखेंगे तो आप कहेंगे कि 2 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। आधार हमारा अभाज्य होना चाहिए, और आपने कहा 13 और ये 13 घातों को जोड़ देना है। 13 प्लस 13 बराबर कितना हो जाएगा? 26। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 26। जरा ध्यान दीजिएगा, यह जो कॉन्सेप्ट है ध्यान समझिएगा, घातांक चैप्टर से संबंधित है। जब x प्लस वाई के पावर, माफ कीजिएगा, x गुणे वाई के पावर n होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि x के पावर n और गुणे y के पावर n। वाइस वर्सा के रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि यदि x के पावर n गुणे y के पावर n दिया है तो उसको हम x गुणे y के होल पावर n लिख सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यहां तक की बात आपको पूर्णतः समझ में आई होगी। अब हम समझेंगे इसके आगे कैसे और हायर लेवल के सवाल बन सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको यहां पे मुख्य क्या बात ध्यान रखनी है? आपने कहा हमें आधार का ध्यान रखना है कि आधार जो होगा, आधार हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। अब जब आधार अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा तो हम घातों को आपस में जोड़ देंगे। घातों को आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और आधार को तब तक तोड़ेंगे जब तक कि वह अभाज्य न हो जाए। अगला सवाल ध्यान से देखिएगा, मैंने अगला सवाल ले लिया 10 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 3 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने कहा बड़ा आसान है, 10 के पावर 7 को हम कहेंगे 2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 7, क्योंकि 10 जो होता है वो 2 गुणे 5 होता है। अभी आपने नियम पढ़ा कि x गुणे y के पावर n जो होता है वो x के पावर n गुणे y के पावर n होता है। घातांक का नियम लगता है। आपने कहा 2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 7, और यहां 5 के पावर 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। आपने कहा जल्दी बता दो कि आधार क्या, आधार सारे के सारे आधार क्या अभाज्य संख्या के रूप में हो गए? आपने कहा बिल्कुल हो गए। 2 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 5 अभाज्य है। आपने कहा जब ये अभाज्य हो गए तो इन घातों को आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है। और आप कहेंगे 7 7 14 और 14 3 17। आपने कहा इस पूरे व्यंजक में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 17 हो गई। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 17 हो गई। इसी प्रकार से अगला प्रश्न और तेजी के साथ करेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है 5 के पावर 14 गुणे 14 के पावर 27 और गुणे 15 के पावर 13। ध्यान समझिएगा, आपने कहा आधार को माफ कीजिएगा, आधार को हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। आपने कहा अभाज्य के रूप में, जब आधार को अभाज्य के रूप में तोड़ना है बड़ा आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 के पावर 14 को हुबहू लिखेंगे क्योंकि 5 हमारा अभाज्य है, ये 14 अभाज्य नहीं है। जो अभाज्य नहीं है उसको अभाज्य में तोड़ना है, तब तक तोड़ेंगे जब तक अभाज्य न हो जाए। 2 के पावर 27 और गुणे 7 के पावर 27 गुणे 15, 3 गुणे 5 में टूटेगा तो 3 के पावर 13 गुणे 5 के पावर 13। आपने कहा जरा ध्यान से देखिएगा, सब अभाज्य हो गए क्या? 5 अभाज्य, 2 अभाज्य, 7 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, सारे के सारे अभाज्य हो गए। तो आपने कहा कहीं कुछ नहीं करना है, सभी घातों को आपस में जोड़ दिया, सभी घातों को जोड़ा। आपने कहा 14 27 41 41 27 68 68 13 81 और 81 13 कितना हो गया? 94। 81 13 कितना हो गया? 94। आपने कहा कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 94 हो गई। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 94 हो गई। एकदम आसानी से हम लोगों ने इतना कर लिया। अब जल्दी से हम सवाल देते हैं, तेजी के साथ होना चाहिए सवाल, ध्यान से देखिएगा। इक्कीस के पावर 12 गुणे 35 के पावर 10 गुणे 14 के पावर 7। इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? आपने कहा बहुत आसान है। 21 को 3 गुणे 7 में तोड़ेंगे, 3 के पावर 12 गुणे 7 के पावर 7 के पावर 12 और गुणे 35 को तोड़ेंगे 5 गुणे 7 में तो 5 के पावर 10 और गुणे 7 के पावर 10
गुणे 14 को 2 गुणे 7 में तोड़ेंगे तो 2 के पावर 7 और गुणे 7 के पावर 7 में तोड़ दिया। और आपने क्या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमने आधारों को आपस में जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सभी घातों को जोड़ दिया, क्योंकि सभी आधार हमारे अभाज्य संख्याओं के रूप में हो गए। और आपने कहा जोड़ दिया बड़े आसान तरीके से, क्या हो गया 12 12 24 10 34 10 44 44 7 51 7 58। फिर से जोड़ते हैं 7 7 14 14 10 24 10 34 34 12 46 46 12 58। तो आपने कहा इसमें गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो गई? 58 हो गई। गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो गई? 58। बड़ी आसानी तरीके से हम लोगों ने घात वाले गुणनखंड ज्ञात कर लिए। एक प्रश्न और कर लेते हैं। आपने कहा 45 गुणे 17 गुणे 13 के पावर 15 गुणे 21 के पावर 9 में गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? आपने कहा कहीं कोई की दिक्कत नहीं है, इसको हम तोड़ेंगे 9 गुणे 5 में, लेकिन 9 अभी भी अभाज्य नहीं है, इसको तोड़ना पड़ेगा 3 गुणे 5 गुणे 5 में। 3 पचे 15 पचे माफ कीजिएगा 3 त्रिका 9 पचे 45, यानी 3 गुणे 5। आपने कहा 3 के पावर 17 गुणे 3 के पावर 17 गुणे 5 के पावर 17। जब ऐसा करेंगे तो 3 त्रिका 9 पचे 45 होगा। अब 13 चूंकि अभाज्य है, टूटने लायक नहीं है, तो आपने कहा 13 के पावर 15 हूबहू लिख देंगे। और 21 जो है वो 3 और 7 में टूट जाएगा, तो आपने कहा 3 के पावर 9 और गुणे 7 के पावर 9 हो जाएगा। आपने कहा जब ऐसा हो जाएगा तो हमसे पूछा गया है कि गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी, तो हम सभी आधारों को जोड़ देंगे। क्यों? माफ कीजिएगा, सभी घातों को जोड़ देंगे, क्योंकि आधार हमारे क्या है? अभाज्य हैं। आपने कहा 17 17 34 34 17 51 51 15 66 66 9 75 और 75 9 84। हमारे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? इसमें 84 होगी। बड़े आसान तरीके से हम लोगों ने घात के जितने भी गुणनखंडों से संबंधित प्रश्न बन सकते थे, सभी प्रश्नों को हम लोगों ने आसानी से हल कर लिया। अब हम ध्यान देंगे कि घात के अलावा जो हमारे गुणज के रूप में दिए हुए होते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को उन प्रश्नों में गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बड़े प्रश्नों को करने से पहले हम छोटे प्रश्नों पर ध्यान देंगे। हम लोगों ने बात किया, जल्दी बताइए 50 में कुल कितने गुणनखंड हैं? 50 में कुल कितने गुणनखंड हैं? आपने कहा बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 को तोड़ना है ना, तो 50 को हम कहेंगे 25 दूना 50। आपने कहा कैसे तोड़ेंगे भाई? 25 गुणे 2। आपने कहा 25 को कैसे तोड़ेंगे भाई? 5 के पावर 2। आपने बात क्या किया कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। आधार हमारा अभाज्य होना चाहिए, अभाज्य हमको मिलना चाहिए। 5 के पावर 2 अभाज्य मिल गया और गुणे 2। जब 2 केवल लिखा है तो पावर बाय डिफॉल्ट 1 है, आप जानते हैं पावर बाय डिफॉल्ट 1 होता है। आपने कहा जल्दी बता दो 50 में कुल कितने गुणनखंड है? आपने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने घात के रूप में बना लिया, हमको दिया था डेटा के रूप में और हमने घात के रूप में बना लिया, तो बड़े आराम से घातों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। और 2 और 1 कितना मिला के हो जाएगा? 3। तो आपने कहा 50 में कुल कितने गुणनखंड हैं? आपने कहा 50 के कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 3 गुणनखंड हो जाएंगे। कौन कौन से? 5 गुणे 5 गुणे 2 हो जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। हमसे कह दिया 75 में कुल कितने गुणनखंड हैं? 75 में कुल कितने गुणनखंड है? तो आपने कहा 75 में भी बड़ी आसान है, 25 तियां 75 होता है। तो आपने कहा 25 तियां 75 होता है, आराम से निकालेंगे 25 गुणे 3। लेकिन अब ये 25 जो है, ये 25 अभाज्य तो है नहीं, हमको अभाज्य में तोड़ना है। तो आपने कहा 5 के पावर 2 और गुणे 3 के पावर 1। आपने कहा आधार है 5, आधार है 3, दोनों आधार अभाज्य हो गए। अब अभाज्य हो गए तो घातों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक प्रश्न और ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो प्रश्न है ये हर प्रश्नों में लगभग प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा गया 100 में गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? आपने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 100 का मतलब होता है 25 गुणे 4। 25 गुणे 4। अब आपने कहा ना तो 25 अभाज्य है ना तो 4 अभाज्य है। आपने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो 25 को भी अभाज्य बना लेंगे और 4 को भी अभाज्य बना लेंगे। 25 को भाज्य बनाने का मतलब क्या हो जाता है? 5 के पावर 2 और 4 को भाज्य बनाने का मतलब 2 के पावर 2। आपने कहा 5 भी अभाज्य हो गया और 2 भी अभाज्य हो गया, तो 2 और 2 घातों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2 और 2 4। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। समझ में आ रही बात?
ध्यान से समझना है, 100 का एकदम दिमाग में रट लेना है कि 100 का गुणनखंड कितना होता है 4। 100 के कितने गुणनखंड होते हैं 4, 100 के 4। या फिर दिमाग में ये सेट कर लेना है 100 के गुणनखंडों को इस तरीके से तोड़ेंगे 5 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2। 100 को किसमें तोड़ेंगे 5 की पावर 2 और गुणे 2 की पावर 2। इन सब की सहायता से अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि हम अपने प्रश्नों को कैसे करेंगे, कैसे प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी में कैसे पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस में कैसे पूछे जाते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर में कैसे पूछे जाते हैं, यूपीएसआई में कैसे पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई बता दो 2500 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, 2500 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। आपने कहा बहुत आसान है, आपने कहा 25 और गुणे 100, पहले 25 गुणे 100 में तोड़ लिया। अब जल्दी बता दीजिए 25 को क्या कहेंगे 5 की पावर 2 और 100 को क्या कहेंगे 5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2। अभी हम लोगों ने रटा, क्या लिखेंगे 5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2। आपने कहा क्या सभी अभाज्य हैं, आपने कहा बिल्कुल सभी अभाज्य हैं। जब सभी अभाज्य हैं तो सभी के सभी को क्या कर देंगे जोड़ देंगे और 2 2 4 2 6 हो जाएगा हमारा आंसर। 2 2 4 2 कितना हो जाएगा 6 हमारा आंसर हो जाएगा। एक अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहे हैं 361 00 यानी 36,100 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। आपने कहा बहुत आसान है, 00 अंतिम में लगा है ना, इसका मतलब 100 का गुणा है। 00 अंत में होने का मतलब 100 का गुणा हो गया। आपने कहा 361 गुणे में 100, 361 को आपने कहा 19 का स्क्वायर, किसका कहा 19 का स्क्वायर हो गया। 19 का स्क्वायर और गुणे ये हो गया 5 का स्क्वायर और गुणे 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर हो गया। अब आपने कहा 19 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य। अगर ये अभाज्य नहीं होते हैं तो तब तक तोड़ेंगे जब तक ये अभाज्य हो न जाए। आपने कहा 2 2 2 घातों को जोड़ देंगे, आ जाएगा कितना 6 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने मिलेंगे। आपसे कहा आता है कि जल्दी बता दो 48,400 में गुणनखंडों की संख्या बताओ। आपने कहा बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 484 गुणे 100, 484 गुणे 100 और आपने कहा 484 का क्या करें फिर हम 484 कहेंगे 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होगा 484। इसके बाद हम कहेंगे 100 का क्या, तो 100 का 5 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर हो गया। अब आपने कहा 22 तो अभाज्य है नहीं, तो आपने कहा 22 का अभाज्य, 22 अभाज्य नहीं होता है तो इसको अभाज्य बना लिया जाएगा। 2 के पावर 2 और गुणे 11 के पावर 2, क्योंकि 2 का गुणे 11 होता है 22 और गुणे 5 के पावर 2 और गुणे 2 के पावर 2 ऑलरेडी है 100 का। आपने कहा देखो जरा अभाज्य हो गए क्या, 2 11 5 2 सभी के सभी अभाज्य हो गए, तो सभी के सभी घातों को क्या कर दिया जोड़ दिया। और आपने कहा 2 2 4 2 6 2 8 अभाज्य। इसमें गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो गई, गुणनखंडों की संख्या हो गई 8। समझ में आ रही बात। एक अंतिम प्रश्न लेंगे। आपसे कहा गया जल्दी बता दें 14,400 में गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, जल्दी बताएं। 14,400 में गुणनखंडों की संख्या कितनी है। आपने कहा 144 और गुणे 100। 144 को कहेंगे 12 का स्क्वायर और 100 को कहेंगे 5 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। और आपने कहा चूंकि ये अभाज्य नहीं है तो इसको कहेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर या फिर कह दें 4 का स्क्वायर और गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। आपने कहा अभी भी ये अभाज्य नहीं हुआ है तो आपने कहा 2 का स्क्वायर यानी 2 के पावर 4 और गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2। अब आपने सभी को जोड़ लिया, सभी को जोड़ा, यहाँ पे 4 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 और कुल मिलाकर 4 2 6 2 8 2 10। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 10। गुणनखंडों की संख्या 10 हो जाएगी। एक आपके लिए प्रश्न है, प्रश्न ले आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आपसे कहा गया 25,600 दिया है, 25,600 में कुल कितने गुणनखंड होंगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर कीजिएगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के घंटे जरूर बजाइएगा ताकि जितने भी नए वीडियोस आपके सामने आए, जितने भी चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और लाइक जरूर कीजिएगा फॉर मोटिवेशन। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर करें, नहीं अच्छा लगा हो तो भी करें क्योंकि अगली वीडियो जरूर पसंद आने वाली है। इसलिए अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। कल नए लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।